लेक्चर नंबर 14 है इसका, 13। आज हमने जो है, कल मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटॉन जो हैं उसको स्टडी किया था, तो आज हमने एनर्जी लेवल्स जो हैं इनको जो है वो स्टडी करना है कि एनर्जी लेवल्स जिनके दरमियान में हम बार बार ट्रांजिशन जो है उसकी बात करते हैं, वो एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं। अब जो हमारे पास लाइट एनर्जी है, यानी कि जो भी एनर्जी लाइट की आ रही होती है, लाइट एनर्जी कैन नॉट टेक आर्बिट्रेरी वैल्यूज। लाइट एनर्जी जो है वो कोई आर्बिट्रेरी वैल्यूज जो है उसकी नहीं होती, मतलब कोई भी वैल्यूज नहीं होती, बट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ फोटॉन एनर्जी एच न्यू। लेकिन वो मल्टीपल होता है किसकी? फोटॉन एनर्जी एच न्यू का। तो सिमिलर केस जो है वो इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन भी जो एक एटम के अंदर होता है, इसके पास भी कोई आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती, बट दे इट कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यू। उनकी भी वो हर एनर्जी लेवल के अंदर वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर पहले लेवल में है तो उसमें एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे लेवल में कुछ और होगी, तीसरे लेवल में कुछ और होगी। इसी तरह जो आपके पास लाइट की एनर्जी है उसकी भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज नहीं होती, उसकी वैल्यूज भी किसके होती हैं? इसका मल्टीपल होती हैं इसका, ठीक है। तो इट वाज सिमिलरली एस्टैब्लिश्ड। तो सिमिलरली ये चीज़ जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया that the electron in atoms, that the electrons in an atom cannot have arbitrary values। या आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ एनर्जीज, या उनके पास कोई आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ एनर्जीज हैं, बट टेक ओनली द डिस्क्रीट एनर्जीज या डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, जैसे लाइट की वैल्यूज मल्टीपल एच न्यू को होती हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। तो ये जो है, ये क्या था? ये कॉन्सिक्वेंस था बोहर्स पोस्टुलेट का ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स। बोर का पोस्टुलेट था ना सेकंड पोस्टुलेट बोर का क्या कहता है कि L इज इक्वल टू NH/2 कि हर एंगुलर जो ऑर्बिट होता है उसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होता है, यानी कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी
डिफरेंट होती है। ये नहीं है कि एटम के अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन की एक ही एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एक ही वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का एक ही रेडियस होता है, इलेक्ट्रॉन का एक ही एंगुलर मोमेंटम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, वो डिस्क्रीट होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ उनकी होती हैं। तो इसका मतलब है कि जो दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ बोहर्स postulate of permitted orbits। अब जो भी कोई आपका परमिटेड ऑर्बिट होता है, इन ईच ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और ये पोजेस करता है, कोई भी और एनर्जी की वैल्यू पोजेस नहीं करता। यानी कि अगर n1 लेवल है, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर लेता हूँ, हाइड्रोजन एटम जो है उसकी n1 लेवल में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। अब इससे आगे चले जाओ तो फार्मूला आपको याद है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। n को रख लो, दूसरा रख लो, 4 आ जाएगा, एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी। n को 3 रख दो, नीचे 9 का स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी। तो इन वैल्यूज़ के अलावा और कोई वैल्यू इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है। यही वही परमिटेड ऑर्बिट्स हैं और इन परमिटेड ऑर्बिट्स की यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई वैल्यू, वजह यह है कि वैल्यू है ही डिस्क्रीट है। कोई आपके पास यूं तो वैल्यूज़ आती ही नहीं है कि जैसे इस तरह हो कि 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, इस तरह की तो कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही होती। वो तो सीधा सीधा ऐसे आ रहा था कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहे होते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही होती हैं। तो इस तरह तो कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो है वो वही वैल्यूज़ पोजेस करता है जो उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, इसके अलावा और कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो पोजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर ये कह सकते हैं कि in each of the permitted orbits, ठीक है, कोई भी जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं, द इलेक्ट्रॉन हैज़ specific amount of energy। तो हर ऑर्बिट के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास होगी, एंड कैन नॉट हैव एनी अदर एनर्जी वैल्यू। और इसके अलावा उसके पास और भी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होगी। अब जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी लार्ज डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से, वो प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है और इसको हम कहते हैं कि इट हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। मास नेगेटिव हो सकता है, हमने तो नहीं देखा नेगेटिव मास,
ठीक है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, ठीक है, नेगेटिव मास तो होता ही नहीं है। मास भी हमेशा पॉजिटिव होता है। वी स्क्वेयर आ रहा है, वी स्क्वेयर में भी अगर आप वी की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वेयर होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो तो कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकती, और ना ही हम इसको नेगेटिव वैल्यू साइन कर सकते हैं। इसके पास हमेशा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन at large distance from nucleus से लार्ज डिस्टेंस पर बल्कि यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ करें एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत लार्ज, क्योंकि अगर थोड़ा सा अभी नज़दीक होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। इस प्योरली काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो है ये हमारे पास प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड इट इज असाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, और इसको पॉजिटिव वैल्यू जो है वो साइन की जाती है। नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकती। अगर अब डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में डिक्रीज हो, ठीक है, एज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो, यानी कि कम होना शुरू हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो जब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अबाउट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, जो ही वो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस के अंदर आता है, इट्स एनर्जी बिकम ज़ीरो, तो इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाता है न्यूक्लियस को और ऑर्बिट्स जो इसके राउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये पोटेंशियल इन नेचर होती है एंड ट्रीटेड एज ए नेगेटिव क्वांटिटी। फिर उसको नेगेटिव क्वांटिटी, हाइड्रोजन आइटम में आप देखें जब आप टोटल एनर्जी निकालते हैं तो वो नेगेटिव निकलती है। क्यों नेगेटिव? वो नेगेटिव वहाँ पर बड़ा क्यों लग रहा है? वहाँ पर नेगेटिव इसलिए लग रहा है कि वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गया। जब वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गया तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कोलम्बिक अट्रैक्शन है। वो जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कोलम्बिक अट्रैक्शन है वो क्या कर रही है? सिस्टम को बाउंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से परे नहीं जाने दे रही। तो हम कहेंगे कि ये बाउंड सिस्टम है। और जब भी अट्रैक्टिव सिस्टम होता है तो वहाँ पर फिर नेगेटिव के साइन से उसको डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह आप नहीं निकालते U इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R, वहाँ पर भी माइनस का साइन आ रहा है ना पोटेंशियल के साथ। क्यों आ रहा है माइनस का साइन? वहाँ पर भी आप टोटल एनर्जी निकालें ग्रेविटेशनल सिस्टम की, जो सन और अर्थ की है, तो वो भी क्या निकलती है? नेगेटिव। अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के तो नहीं जाती। जिस दिन अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के चलेगी तो उस दिन तो वैसी कहानी ख़त्म हो जाएगी सारी, ठीक है। देयर विल बी नो स्टोरी, किसी को भी स्टोरी नहीं रहेगी, ख़त्म, किसी से जाके टकरा जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह अपने जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं उधर ही घूम रहे होते हैं, और जो अर्थ भी जिस ऑर्बिट में घूम रही है वो उधर ही। जब से अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है यही सिस्टम चल रहा है। कभी भी ये चीज़ें अपने ऑर्बिट चेंज नहीं करते। जिस दिन इन्होंने अपने ऑर्बिट चेंज कर लिए ख़त्म सारा कुछ, ठीक है। जब से ये एक सिस्टम चल रहा है तब से जाए। तो क्यों है? क्योंकि बिकॉज दिस इज़ ए बाउंड सिस्टम। ये बाउंड सिस्टम है। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इनको बांध कर रखती है, ठीक है। अट्रैक्शन को आप ख़त्म कर दें, अभी अपने दरमियान आप ग्रेविटी ख़त्म कर दो तो आप उड़ना शुरू हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की अट्रैक्शन है ना जो हमें स्टेबल रखती है। ग्रेविटेशनल फोर्स को ख़त्म कर दें तो
आपके दरमियान में कोई स्टेबिलिटी रहेगी नहीं। तो ये सेम केस जो है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फिर कि आप अगर मजीद न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन को ले आए, when the electron is just about to come under the influence of nucleus, जैसे ही वो आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर, इट्स एनर्जी बिकम ज़ीरो। तो इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाए। वैसे गिरता तो नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन बिकम बाउंड टू द न्यूक्लियस, व्हेन द इलेक्ट्रॉन becomes bound to the nucleus, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड हो जाए किसके, न्यूक्लियस के, एंड ऑर्बिट राउंड इट, और इसके अबाउट घूमना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे, रिवॉल्व करना शुरू कर दे, तो इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पोटेंशियल इन नेचर। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बन गई है, पोटेंशियल। जब वो नज़दीक आ गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया, एंड ट्रीटेड एज ए नेगेटिव क्वांटिटी, एंड ट्रीटेड एज ए नेगेटिव क्वांटिटी, और इसको हम नेगेटिव क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज ए बाउंड सिस्टम, क्योंकि ये बाउंड सिस्टम, न्यूक्लियस खींच रहा है उसको अपनी तरफ। अब जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैकेनिकली पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन के, among the infinite, ठीक है, हमारे पास जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैकेनिकली पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, यानी कि जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू भी है, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी है, हर एक का अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इनमें से सिर्फ सर्टन सेट्स जो हैं वो परमिसिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए ड्यू टू क्वांटम रिस्ट्रिक्शंस, सारे नहीं हो जाते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ होते हैं, वो पता नहीं कितने ही होते हैं उसके अंदर।
वो ना तो आप गिन सकते हैं ना आपको पता चलता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कर देती है, तो फिर हम कहते हैं कि जी कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, यही वाली क्वांटम नंबर होते हैं, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो आप इन रिस्ट्रिक्शंस के तहत आप उन ऑर्बिट्स को फिर ट्रीट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें इस बात का भी पता है कि एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नहीं रह सकते। ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये आपको कहता है। तो ये जो मैकेनिकली पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं, ओनली ए सर्टेन सेट ऑफ ऑर्बिट्स, ओनली ए सर्टेन सेट ऑफ ऑर्बिट्स, तो सिर्फ जो सर्टेन सेट ऑफ ऑर्बिट्स हैं आर एक्चुअली permissible to electrons due to quantum restrictions। क्वांटम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अब ये जो परमिटेड ऑर्बिट्स होते हैं इनको जो करेक्टराइज करते हैं बाय अलाउड एनर्जी वैल्यूज, तो वो जो हर ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी वैल्यू होती है उससे आप इनको करेक्टराइज करते हैं। तो दीज परमिटेड ऑर्बिट्स, तो ये जो आपके पास परमिटेड ऑर्बिट्स हैं are characterized by allowed energy values। तो इनको करेक्टराइज किया जाता है बाय अलाउड एनर्जी वैल्यूज। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के अंदर वो ऑक्यूपाई कर सकता है ओनली सर्टेन एनर्जी लेवल्स, सारे नहीं जितने भी अवेलेबल हैं। वैसे तो क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, लेकिन जिनके कॉरस्पॉन्डिंग अलाउड एनर्जीज का हमें पता है क्वांटम मैकेनिकली सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। इसके अलावा और जितने उनके दरमियान में ऑर्बिट्स आ रही हैं या एनर्जी स्टेट्स आ रही हैं या एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं वो उनको ऑक्यूपाई नहीं करता, ठीक है, सिर्फ उनको करेगा जिनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि we therefore say that electron in atom, that electron in an atom can occupy, तो ये एटम के अंदर सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकता है ओनली सर्टन एनर्जी लेवल्स, सिर्फ सर्टन एनर्जी लेवल्स को।
जिनका कारस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो आपको गिवन है। अब हम ज़रा यहाँ पर एक फिगर जो है वो बनाते हैं। आप देखेंगे ये मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये फिगर 1 कह लें इसको। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स को शो कर रहे हैं एंड द कारस्पॉन्डिंग energy levels in hydrogen atom। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम को मैं यहाँ पर कंसिडर करने लगा हूँ इस फिगर के अंदर। तो ये आपके पास यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, अब इसके अबाउट ये एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके कारस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये मैं एनर्जी लेवल्स बनाता हूँ। ये यहाँ पर ऑर्बिट की ये वाली स्टेट जो है ये N1 है और इस तरफ ये एनर्जी है E, और यहाँ पर ये N2 है, फिर N3 है, फिर N4 है, ठीक है, फिर N5 है और फिर N6 है। ये इसकी लाउड एनर्जीज है। तो यहाँ पर भी देखें, ये आपके पास ये तो न्यूक्लियस है, ये N1 है, ठीक है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलते चलेंगे। ये ऑर्बिट्स हैं उनके और उनके कारस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। The energy levels are represented by horizontal lines। एनर्जी लेवल जो हैं इनको आपने रिप्रेजेंट किया हॉरिजॉन्टल लाइन से, drawn to an energy scale, drawn to an energy scale, जिसको कि किसी एनर्जी स्केल के ऊपर ड्रा किया गया है। अब जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसके जो ऑर्बिट्स हैं और एनर्जी लेवल्स हैं उनको हमने फिगर 1 के अंदर शो किया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, एंड कारस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स एंड कारस्पॉन्डिंग
एनर्जी लेवल्स और जो कारस्पॉन्डिंग उसके एनर्जी लेवल्स हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम आर शोन इन फिगर 1। इसको फिगर 1 में शो किया गया है। ठीक है जी। तो अब इनिशियली इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इनिशियली इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने सबसे लोअर एनर्जी लेवल के अंदर होगा। ठीक है, जो नीचे N1 जिसको आपने शो किया हुआ है। तो द एटम इज इन द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल when electron is in the innermost orbit। जब इलेक्ट्रॉन जो है सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीकी होता है, क्लोजेस्ट। तो अब यहाँ पर कहेंगे कि ये जो क्लोजेस्ट लेवल है, कौन सा क्लोजेस्ट लेवल है? ये N1 क्लोजेस्ट लेवल। तो हम कहेंगे दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम या ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अगर N1 के अंदर है तो ये फिर क्या है? ये ग्राउंड स्टेट है एटम की। तो then the atom is said to be in the ground state। तो फिर हम कहेंगे कि एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। तो जो कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है ये स्टेबल होता है and moves in this orbit continuously without emitting energy। बोहर का पास्टुलेट, फर्स्ट पास्टुलेट। बोहर कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो रिवॉल्व करता रहता है लेकिन कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता। एनर्जी को वो सिर्फ उसी सूरत में रेडिएट करता है जब वो अपर लेवल से लोअर लेवल के अंदर है। यानी कि आप उसको एक्साइट और डी एक्साइट करें एटम को, तो फिर जो है वो एनर्जी को एमिट करता है या रेडिएशन को एमिट करता है। एन इलेक्ट्रॉन, अब जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है इन दिस ग्राउंड स्टेट, इस ग्राउंड स्टेट के अंदर स्टेबल ये स्टेबल है एंड मूव्स इन दिस ऑर्बिट कंटिन्यूसली। और इस ऑर्बिट में मूव करता रहता है
continuously without emitting energy. एनर्जी को इमिट किए बगैर, ठीक है, रेडिएट नहीं करता एनर्जी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर है वो ऑब्जर्व करे एनर्जी इन सम वे, किसी भी तरीके से, इट विल गो टू द हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, एंड द एटम इज सेड टू बी एक्साइटेड। तो हम कहेंगे एटम एक्साइटेड हो गया। अब जो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल विद इन द एटम, ये कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो हम इसको कहते हैं क्वांटम ट्रांजिशन। यह चीज़ क्या कहलाती है? क्वांटम ट्रांजिशन, जब वो जंप करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इंड्यूस किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। चाहे आप रेडिएशन को मटेरियल पे हिट करें, चाहे आप मटेरियल को हीट अप करें, या किसी बाय मीन्स सम अदर मीन्स आप मटेरियल जो है उसके एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करें। तो उन तरीक़ों से ये एक्साइटेशन जो है, और हमें इस बात का पता है कि जब आप एक्साइट करेंगे तो डी एक्साइट तो उसने नेचुरली होना ही है। वो 10⁻³ सेकंड तक जो है वो अपनी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर रहेगा, और फिर उसके बाद वो खुद ब खुद ही निचले लेवल में आ जाएगा। जब वो निचले लेवल में आएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी फिर उस एटम या उस मटेरियल में से रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंट्रैक्शन होती है लाइट फोटॉन की, इसको हम कहते हैं कि ये सप्लाई कर रहा है एनर्जी जो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको, यानी कि आप फोटॉन्स को मटेरियल के ऊपर हिट करें तो मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन फोटॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या रेडिएशन। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा और एटम को एक्साइटेड स्टेट के अंदर ले जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है, इफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, absorbs energy in some way, अगर ये एनर्जी को ऑब्जर्व करता है किसी तरीके से, इट विल गो टू द हायर एनर्जी लेवल, it will go to the higher energy level। तो ये हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा एंड एटम इज सेड टू बी एक्साइटेड, एंड एटम इज सेड टू बी एक्साइटेड। और हम कहेंगे कि एटम जो है वो एक्साइट हो गया। तो जो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी level to another energy level
एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ within the atoms, within the atom occurs in a jump which is called transition. तो ये जंप करता है, वो जो जंप होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन या क्वांटम ट्रांजिशन, या उसे क्वांटम ट्रांजिशन का नाम, एक लेवल से दूसरे लेवल में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस हैं इनको वैरायटी ऑफ वे से इंड्यूस किया जा सकता है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय वैरायटी ऑफ वेस। वो सारे तरीके हैं जिनकी मदद से इसको किया जा सकता है। तो जो इंट्रैक्शन ऑफ लाइट फोटॉन है, इंट्रैक्शन ऑफ लाइट फोटॉन, लाइट का जो फोटॉन है, इज वन of the means, is one of the means of supplying energy। तो ये भी एक तरीका है एनर्जी को सप्लाई करने का टू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल मीन्स किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, विच काज अपवर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है एनर्जी को ऑब्जर्व करके, एंड सेंड द एटम इनटू द एक्साइटेड स्टेट, एंड सेंड द एटम इनटू एक्साइटेड स्टेट। और एटम को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी मटेरियल का जो एटम है वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा किसी भी तरीके से, सपोज करें कि फोटॉन या लाइट उस पर इंसिडेंट करें, तो इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके निचले लेवल से उठ के ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा। और जब वो निचले से लेकर ऊपर में, ये क्वांटम ट्रांजिशन है, ये एक ट्रांजिशन, और हम कहेंगे कि इस टाइम पर एटम जो है वो क्या हो गया, वो एक्साइट। ठीक है जी, तो ये डिस्कशन थी इसकी एनर्जी लेवल्स की। अभी कुछ और फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमने स्टडी करनी है, वो फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा।